नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम धन की वसूली के लिए दीवानी कानूनी उपचार या सिविल रिकवरी की बात करेंगे। इसके लिए उचित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में वाद या सूट दाखिल किया जाता है। पूरी प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से संचालित होती है। सूट का उस स्थान पर स्थापित किया जा सकता है जहां प्रतिवादी रहता है या वह जगह जहां वह व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता है। क्षेत्राधिकार को निर्धारित करने के बाद केस के मूल्य के आधार पर फैसला लिया जाता है कि मुकदमा जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। कार्रवाई का कारण बनने की तारीख से 3 साल के भीतर मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो ये तो थी सिविल रिकवरी से जुड़ी बुनियादी कानूनी जानकारी। और ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ उदित गुप्ता जी हैं। उदित जी, आपको दीवानी तरीके से धन वसूली के तमाम नियम और कायदे कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। इस वक्त बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि धन वसूली के लिए सूट कहां दाखिल किया जा सकता है? देखिए, ये समझना आपको जरूरी है कि दाखिल करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपका जो रिकवरी का अमाउंट है, जो धन वसूली का अमाउंट है, वो कितना है। उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका केस कहाँ जाएगा। 2015 में एक कानून भी लागू हुआ जिसको बोलते हैं कमर्शियल कोर्ट एक्ट। तो क्या ट्रांजैक्शन है और कितना अमाउंट है, किस तरीके का आपकी ट्रांजैक्शन है और कितना अमाउंट है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका केस कहाँ जाएगा। सिविल कोर्ट में भी कुछ कोर्टें छोटी कोर्ट हैं और कुछ कोर्ट बड़ी कोर्ट हैं। तो कितना अमाउंट है उस पर डिपेंड करता है कि छोटी कोर्ट में जाएगा आपका केस या बड़ी कोर्ट में जाएगा। और किस टाइप की ट्रांजैक्शन है उस पर डिपेंड करेगा कि कमर्शियल कोर्ट में जाएगा या सिविल कोर्ट में जाएगा। तो 2 चीजें देखनी जरूरी है जी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपके दर्शकों के लिए कि अमाउंट कितना है, मतलब माने कि धन वसूली कितनी है और किस टाइप की ट्रांजैक्शन है, उस पर डिपेंड करेगा कि जाएगा कहाँ। जाएगा सिविल कोर्ट में, लेकिन कौन सी सिविल कोर्ट में जाएगा और वेदर कमर्शियल कोर्ट में जाएगा या सिविल कोर्ट में जाएगा, ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। जी जी। उदित जी, रिकवरी सूट की लिमिटेशन पीरियड क्या होता है और कब तक इस पर सुनवाई संभव है? तय अवधि के बाद अगर फिर सुनवाई करनी हो तो क्या किया जाए? देखिए, एक लिमिटेशन जो सिविल केस डालने की है वो है 3 साल। 3 साल उस दिन से जिस दिन से पैसे देना था। जैसे अगर हमारी अमाउंट है ड्यू X तारीख को, तो X तारीख से 3 साल हमारा लिमिटेशन पीरियड होता है अमाउंट रिकवर करने का। लेकिन अगर इन 3 साल में कुछ ऐसी एक्नॉलेजमेंट आ जाए जिससे हमें पैसे लेने हैं, उस दिन से फिर से 3 साल अमाउंट बढ़ जाएगा। जो लिमिटेशन एक्ट है वो हमारी 3 साल का प्रोविजन देता है कि 3 साल के अंदर हमें केस डालना है। जी जी। उदित जी, माना जाता है कि सिविल रिकवरी के मामले अदालत में लंबे वक्त तक चलते हैं, लेकिन उसमें ऑर्डर 37 के तहत जो प्रावधान है वो मामले को तेजी से निपटाने में मदद करता है। इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, ऑर्डर 37 जो है हमारी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में प्रोवाइडेड है। ऑर्डर 37 को हम दूसरी भाषा से भी बोल सकते हैं समरी प्रोसीजर। लेकिन हर केस ऑर्डर 37 के तहत नहीं जा सकता। वो कुछ ही केस ऑर्डर 37 के तहत जा सकते हैं। वो केस है या तो कोई डिसऑनर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, या कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस आपके आधारित हो कि इतने लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे, या कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट गारंटी का हो जिसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस हो। इनके सिवाय ऑर्डर 37 में कोई केस नहीं जा सकता। एक केस और जो जा सकता है ऑर्डर 37 में, वो ये है कि जहां लायबिलिटी एक्नॉलेज की हुई हो, जिससे हमें पैसा लेना है, उसने माना हुआ हो कि हमें पैसा इतना देना है, तो ऑर्डर 37 के सूट मेंटेनेबल है। लेकिन मैं आपको आपके दर्शकों को एक चीज ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑर्डर 37 का जो सूट बनता है वो कभी कभी नॉर्मल सूट से लंबा चलता है, क्योंकि इसमें जो स्पेशल प्रोविजन दिया गया है उसको डिसाइड करने में थोड़ा टाइम अगर लग जाता है
तो जो नॉर्मल सूट है वो थोड़ा आगे पहुंच सकता है उस टाइम तक। तो कभी कभी ये होता है कि ऑर्डर 37 काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। जो हम ये सोचते हैं कि समरी प्रोसीजर है, जी जल्दी जी। डिसाइड हो जाएगा, लेकिन कभी कभी वो जो चीज डिसाइड करने में टाइम ज्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल सूट, जो हम नॉर्मल सूट बोलते हैं, जी वो जी। डालना बेहतर होता है। तो ऑर्डर 37 कुछ ही जगहों में डाला जा सकता है, लेकिन इसको बोलते हैं हम समरी प्रोसीजर। लेकिन कभी कभी ऑर्डर 37 काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। तो वही बात है कि ट्रांजैक्शन का नेचर और अमाउंट कितना इन्वॉल्व है उसको देख के डालें कि नॉर्मल सूट डालना है कि ऑर्डर 37 डालना है। और उन चीजों में आना चाहिए जिन चीजों में लिखा गया है, जो मैंने अभी बताया, जी उन्हीं जी। केस में ऑर्डर 37 आपका लागू है। जी उदित जी, चेक के जरिए धन की रिकवरी मामलों में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या एनआईए के तहत भी क्या कार्रवाई संभव है? देखिए, एनआई एक्ट जो है, जैसे आपकी चेक बाउंस हुई, चेक बाउंस होने पे जब आपका डिसऑनर इंस्ट्रूमेंट, आपको पता लगा कि ये चेक और डिसऑनर हो गया है, तो उसमें टाइमलाइंस दी गई हैं। अगर आपके जैसे डिसऑनर चेक है, 30 दिन के अंदर आपको नोटिस भेजना है और उसमें 15 दिन का टाइम दिया जाता है पैसे देने का। अगर पैसा नहीं दिया जाता तो 138 के तहत एक कंप्लेंट डलती है, क्रिमिनल कंप्लेंट। लेकिन जो एनआई एक्ट है, इट इज नॉट अ रिकवरी प्रोसीडिंग। जी। इसमें जो आपकी दी जाएगी वो दी जाएगी सजा। जो 138 का एक्ट है, जो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट है, उसके तहत दी जाएगी सजा। तो वो आप रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं मांग सकते। हाँ, ये जरूर है कि एक चांस दिया जाता है जिसका चेक बाउंस हुआ है उसको, कि वो उतने दिन में आपको पैसे दे सके। जी जी। तो क्या बैंक वगैरह भी सिविल रिकवरी को धन वसूली या लोन वसूली का जरिया बन सकता है? देखिए जी, बैंक के लिए एक तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो बैंक का सूट डालते हैं रिकवरी के लिए, वो सिविल कोर्ट में नहीं डाल सकते। जैसे बैंक ने लोन दिया, ये सब किया, तो आप सिविल कोर्ट के जाने के बजाय एक स्पेशल एक्ट है, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके जो सूट हैं वो बार कर दिए गए। तो जो सिविल सूट है इस बैंक का फॉर रिकवरी ऑफ लोन, दे विल हैव टू गो टू अ ट्राइब्यूनल कॉल्ड डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। जी। सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बैंक की लोन में बार है। तो आज की डेट में अगर बैंक ने किसी को लोन दिया हो और वो लोन रिकवरी करना चाह रहा हो, तो उसके लिए ये सिविल कोर्ट की रेमेडी नहीं है। उसके लिए रेमेडी है रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड वो जाता है डीआरटी में, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में। इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि डीआरटी में जो केस जाते हैं वो या तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स डाल सकते हैं या अनसिक्योर्ड। माने कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी प्लेज्ड है तो भी बैंक जा सकता है और नहीं है तो भी बैंक जा सकता है, दोनों केस में। लेकिन सिविल सूट की रेमेडी बैंक के लिए बार्ड है फॉर रिकवरी ऑफ लोन। जी जी। सरफेसी एक्ट क्या कहता है और इसके तहत एक कर्जदार को क्या अधिकार मिलते हैं? देखिए जी, सरफराजी एक्ट इसलिए बनाया गया है टू मेक द रिकवरी प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक इजियर। सरफराजी एक्ट में आपको कोर्ट के जाए बिना, अगर आज कोई जो लोन है उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित कर दिया जाए, तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पावर है कि कोर्ट जाए बिना वो प्रॉपर्टी पे कब्जा करके उसको लीज भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो आज की डेट में जो सरफराजी एक्ट है वो हमें कोर्ट जाने से बचाता है, जो बैंक और जिन्होंने लोन दिया है। लेकिन मैं आपको इसमें एक बात बता दूं कि जो बोरोवर है यानी जिसने लोन लिया है, उसके पास पावर है कि अंडर डीआरटी के पास जाकर उस नोटिस को चैलेंज कर सकते। तो सरफराजी एक्ट को मैं फिर से समराइज कर रहा हूं, वो पावर है जो कोर्ट के जाए बिना आप जो एसेट है, जिसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसका लोन लिया है उसको वापस नहीं करा, उसको आप जाके आज उसका कब्जा ले सकते हैं और कब्जा लेके उसको लीज भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। और जो बोरोवर है उसको ये पावर है कि वो जो नोटिस आता है उसको चैलेंज कर सकता है 45 डेज के अंदर डीआरटी। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं धन की वसूली को लेकर कानून में क्या कुछ कहा गया है। हमारे अधिवक्ता उदित गुप्ता जी बने हुए हैं लगातार। उदित जी, अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि धन की वसूली के लिए कानूनी नोटिस क्या होता है?
देखिए जी, कानूनी नोटिस में ये हमें बताना पड़ता है जब हम देते हैं कि एक तो सबसे पहली बात है हमें किससे रिकवरी करनी है। दूसरी बात, ये रिकवरी किस वजह से आई है, ये हमारी डीलिंग कैसे हुई है, ये बताना पड़ता है कि कुछ पैसा लिया गया, दिया गया, नहीं दिया गया, क्या कब दिया गया, क्या टर्म्स थी, कितना देना था, क्या इंटरेस्ट था। ये सारी चीजें आप अपने लीगल नोटिस में लिखते हैं। लीगल नोटिस में ये भी लिखा जाता है कि हम कितना वक्त दे रहे हैं दूसरी पार्टी को पैसा देने की। लीगल नोटिस में ये भी लिखा जाता है कि अगर वो उस वक्त में पैसा ना दे तो हमारे पास क्या अधिकार है वो उसके अगेंस्ट केस डालने के। लीगल नोटिस में ये भी लिखा जाता है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या अमाउंट है, सब चीजें स्पेसिफाई करी जाती है। बेसिकली लीगल नोटिस का ये होता है कि केस बनाने से पहले जो आपका केस बनेगा उससे पहले जो आपका अधिकार है वो सब चीजें उस लीगल नोटिस में लिखी जाएगी। बेसिकली ये एक प्रीफेस है आपकी केस सूट डालने से पहले। तो जितना भी जो भी आप उसमें लिखेंगे सब चीजें आपकी बेसिस बनेंगी केस डालने के लिए। तो हर चीज जो आप अपने केस में डालना चाहते हैं वो आपको लीगल नोटिस में लिखनी चाहिए और सारी चीज क्लियरली मेंशन करनी चाहिए। कुछ भी चीज छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि छुपाएंगे और केस में लिखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। जी उदित जी, तो ऐसी आवश्यकता ही कब पड़ती है और क्यों पड़ती है जब हमें लीगल नोटिस देना पड़ता है? तो देखिए जी, अगर किसी से हमें धन वसूली करनी है जिसको हम रिकवरी कहते हैं, तो वो केस में आपको लीगल नोटिस इसलिए देना पड़ता है कि उसको बताया जाता है कि आपका इतना अमाउंट, आपकी क्या ट्रांजैक्शन थी पहले हमारे बीच में, फिर ये अमाउंट कब ड्यू हुआ, ये अमाउंट अभी तक नहीं दिया गया, इस पे क्या इंटरेस्ट है और ये कितने दिनों में देना है। इसका रीजन ये है कि जो दूसरी पार्टी है उसको ये पता चल जाता है कि अगर ये पैसा उतने दिनों में, जितने दिनों में हमने लीगल नोटिस में लिखा है वो नहीं देगी तो हम उस पर क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं और कितना अमाउंट और इंटरेस्ट हम ले सकते हैं उससे। सो बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लीगल नोटिस जो है वो एक बेस बनता है सिविल केस के लिए, रिकवरी केस के लिए। उसकी वजह इसलिए बनती है कि अगर कोई पैसा नहीं दे रहा तो उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो इतने दिनों में, जितने दिनों में लीगल नोटिस में लिखा है उतने में पैसा दे दे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई उसके अगेंस्ट शुरू करी जा सकती है। तो जैसे मैंने बताया वो बेस बनता है आपके केस के लिए, वो बेस बनता है एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए दूसरी पार्टी को कि इतने टाइम में पैसा दे, और वो बेस बनता है अगर वो नहीं दिया पैसा तो हम उसके अगेंस्ट क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए लीगल नोटिस अगर दिया जाता है तो वो एक तरीके से दूसरे जिससे पैसा वसूल करना है उसको एक अपॉर्चुनिटी है, एक तरह से एक स्टेप है कि अगर पैसा नहीं देंगे तो हम ये एक्शन लिया जा सकता है। जी तो भाई, फ्रेंडली लोन की रिकवरी के लिए लीगल नोटिस क्या होता है? फ्रेंडली लोन के लिए कैसे दिया जाता है लीगल नोटिस? देखिए जी, फ्रेंडली लोन होता है कि कोई मेरा दोस्त है या किसी ने मैं जानकार है या कुछ है, उसने मुझसे लोन मांगा तो मैंने उसको लोन दे दिया। आज की डेट में जो फ्रेंडली लोन है वो जब दिया जाता है तो उसके लिए भी लीगल नोटिस दिया जा सकता है, लेकिन उसमें ये मेंशन करना जरूरी होता है कि जो हमने लोन दिया था वो फ्रेंडली लोन है। जैसे मैंने आपको बताया लीगल नोटिस में सारी चीजें जो ऐसी लिखी जाएंगी जिसमें दूसरी पार्टी की डिटेल, क्या ट्रांजैक्शन थी, कब हुई, कितना पैसा देना था, कब ड्यू हुआ, नहीं दिया, इसमें इंटरेस्ट है, वैसी फ्रेंडली लोन में है जी। लेकिन इसमें ये लिखना पड़ता है हमारे को कि हमने ये फ्रेंडली लोन कब दिया था, क्या किस वजह से दिया था और ये कब तक वापस देना था। ये क्योंकि वापस नहीं दिया गया इसकी वजह से हम जिसको नोटिस भेज रहे हैं उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि इतने टाइम में वो हमारे को जो फ्रेंडली लोन दिया गया उसको वापस कर दे, नहीं तो उस फ्रेंडली लोन वापस ना करने पे हम उस पर केस डाल सकते हैं। सो बेसिकली फ्रेंडली लोन और नॉर्मल रिकवरी में सब चीजें सेम है, बट हमारे को क्योंकि ट्रांजैक्शन एक फ्रेंडली लोन की है जी, तो हमें ये बताना पड़ता है, नोटिस में लिखना पड़ता है कि वो फ्रेंडली लोन की वजह से वो पैसा जो दिया गया वो वापस नहीं करा। जैसे नॉर्मल केस में होता है कि हमने कोई पैसा किसी ट्रांजैक्शन में, जैसे हमने कोई सामान बेचा उसने पैसे नहीं दिए, तो जैसे वो चीज लिखनी चाहिए हमारे को नोटिस में, वैसे फ्रेंडली लोन में भी अगर हम फ्रेंडली लोन देते हैं किसी को और वो पैसा वापस नहीं करता
तो लीगल नोटिस में ये फ्रेंडली लोन जो वापस नहीं गया वो लिखना जरूरी है, कौन सी तारीख को दिया और कब तक ये वापस करना। उदित जी, धन वसूली में पैसे देने का अगर सबूत है तो केस कितना मजबूत होता है? देखिए जी, मैंने आपके अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि ऑर्डर 37 जो समरी केस होता है जी। उसमें कुछ तहत हम समरी प्रोसीडिंग डाल सकते हैं। इस समरी प्रोसीडिंग में एक पार्ट मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर किसी ने माना हुआ है कि पैसा देना है तो उसको हम समरी प्रोसीडिंग यानी ऑर्डर 37 के तहत भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने ये भी बताया आपको आपके चैनल पे जी। कि ये कभी कभी नॉर्मल सूट जो नॉर्मल सिविल सूट होता है उससे लंबा चल जाता है, तो नॉर्मल सिविल सूट हम रिकवरी का भी डाल सकते हैं। उसमें जो जैसे उसने एडमिट किया हुआ है, जैसे किसी कागज पे एडमिट करा हुआ है, फोन पे एडमिट करा हुआ है, मैसेज पे एडमिट करा हुआ है, ईमेल पे एडमिट करा हुआ है, जो चीज जहां एडमिट करी हुई है उसको हम अपने केस के साथ लगा सकते हैं। और जैसे जैसे केस चलता है उसमें एक प्रोविजन है ऑर्डर 12 रूल 6 का, जिसमें ये लिखा जाता है कि अगर कुछ चीज कोई एडमिट करता है यानी कि मानता है कि पैसे देने हैं, तो उस चीज के तहत हम उस प्रोविजन में ये डाल सकते हैं क्योंकि एडमिटेड अमाउंट है तो आप पैसा वापस कर। तो नॉर्मल केस जिसमें एडमिशन नहीं है उससे कहीं ऊपर ये वाला केस होता है जिसमें एडमिशन है, क्योंकि जिसमें एडमिशन है उसमें आप नॉर्मल सिविल सूट भी बना सकते हैं और समरी भी बना सकते हैं। दोनों केस में आप जब एडमिशन हो उन दोनों केस में आप डिग्री पास करा सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया उदित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को धन वसूली से जुड़ी हुई। हमें उम्मीद है उन्हें इससे जरूर फायदा मिला होगा। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।